हर हफ्ते हम पाकिस्तान की या इंडिया की या थर्ड वर्ल्ड की या दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। आज मैंने बड़ी कोशिश करके इसको अवॉइड करने की कोशिश की है और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सबके लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है, ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। एजुकेशन पे आज हमने बात करनी है। हम एक डेवलप्ड वर्ल्ड में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, लोगों के लिए जो हुकूमत की रियासत की प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनमें नंबर 1 हेल्थ होता है, नंबर 2 एजुकेशन होता है, जस्टिस सिस्टम होता है और उसके बाद फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनकी बात होती है। तो अगर हम यूके की बात करें, यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। इसको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये एक वेलफेयर स्टेट है और इसमें सिर्फ़ ये डिक्लेयर ही नहीं करते, प्रैक्टिकली इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो इस पे आज हमने बात करनी है। मैं आपको पहले अपने मेहमानों से मिलाऊँ, फिर उनके साथ हम बात करते हैं कि आज हमारे टॉपिक का असल उसमें है क्या, किस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मुझे जॉइन कर रहे हैं लंदन से एजुकेशनिस्ट हैं दोनों, अमानत अली अंजुम साहब। वेलकम टू द शो अमानत साहब। और हमारी आज की दूसरी जो गेस्ट हैं, बड़े ही ऑनरेबल और बहुत एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं, पूजा दलाल इनका नाम है। आपका ओरिजिनल तलक जो इंडिया से है, अमानत साहब पाकिस्तान से है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि ये अपने-अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से भी बताएँगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। तो पूजा, मैं आपकी इजाज़त से अमानत साहब से शुरू करता हूँ। मानो साहब, जी। इस वक़्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से बात चल रही है, जो बड़ा एक हॉट किस्म का एक इश्यू है, बर्निंग जिसको आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे, गवर्नमेंट सोच रही है यूके की गवर्नमेंट कि उनकी तादाद जो है, वो कम की जाए और जो फ़ी वो पे करते हैं, उनमें इज़ाफ़ा कर दिया जाए। इसके अलावा एक और है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको उनका नंबर भी कम कर दिया जाए। इस पे अगर आप हमें थोड़ा-सा ब्रीफ दें, फिर मैं पूजा से भी इसके बारे में बात करूँगा। इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें, पहले ये बताइए कि ये बात ठीक है? थैंक यू वेरी मच अदनान भाई। बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सबसे हॉट मौलाना न्यूज साहब, है अपना वो ये। कैमरा सेंट्रलाइज़ कर लें, आप फ़ोकस से बाहर ना निकलें प्लीज़। नहीं, तो दूसरी साइड पे करें। जी, अदर साइड। जी, बस यहाँ पे रहें और बात करें। जी। अच्छा, बेसिकली इस तरह से है जी कि आजकल जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि यूके गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी जो है उनकी ख्वाहिश ये है कि नेट इमिग्रेशन को कम किया जाए। और नेट इमिग्रेशन को हुँ, कम करने के लिए जो सबसे पहले है कि इससे पहले चाइना से जो बेतहाशा स्टूडेंट्स आ रहे थे, ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया से इस साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। और इसके साथ साथ जो स्मॉल बोट इमिग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। फिर यूक्रेन से लोग आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। तो ये जितने भी ट्रेजिडीज हुई हैं वर्ल्ड में, उनका सबका जो इम्पैक्ट है वो यूके पे हो रहा है। इस वजह से ये तीन तरह से इमिग्रेशन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नए हुँ, जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनके मुताबिक क्या है कि हर वो बंदा जो कि यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए आता है, वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकता है साथ। तो उसमें क्या है कि जी, वो अपनी वाइफ या स्पाउस को लाते हैं, 3-4 बच्चे हैं। ये तो बच्चे इस तरह से इमिग्रेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने ये ये सोचा है कि वो वन वे आर द अदर किसी तरीके से इमिग्रेशन में स्टूडेंट्स को तो वो इमिग्रेशन में नहीं गिनते, लेकिन अब ये जो नई गवर्नमेंट है ये सोच रहे हैं कि ये भी इमिग्रेशन में काउंट करते हुए इनको वो स्टॉप करना चाह रहे हैं। अदनान साहब, इसमें होता क्या है कि कई सालों से आप देख रहे हैं, साल हर साल से, डेकेड से यूके गवर्नमेंट हमेशा कभी एक चैनल को बंद करने की कोशिश करती है तो दूसरा चैनल खुल जाता है, दूसरे को बंद जी, करते हैं तो तीसरा चैनल खुल जाता है। 2012 हुँ, में 3,000 इंस्टीट्यूशन से ज्यादा यूकेवीआई की लिस्ट पे इंस्टीट्यूशन थे और 2,000 इन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद किए। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने यूनिवर्सिटीज में आना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज में ये अगर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं तो ये इनका राइट है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हुँ, अगर इन्होंने
जो ये रिफ्यूजीज थे उनके लिए ये रवांडा का चैनल जब इन्होंने खोलने की कोशिश की, तो ना ही कोर्ट सिस्टम में उनको अलाउ किया और ना ही किसी भी ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो डिफरेंट चैरिटीज काम करती हैं वो आड़े हाथों ले लेती हैं, तो वो भी ना हो सका। आपने देखा एक जहाज भी रवांडा रवाना ना हो सका। तो इसी तरह ये होगा कि मेरी तमाम मुझे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जो है वो कॉल कर रहे हैं कि अब क्या होगा, और जो इनका पोस्ट वर्क है वो बंद हो जाएगा, डिपेंडेंट्स बंद हो जाएंगे। ये एक खबर है, हर तरफ से ये खबर एक चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल है कि यूके गवर्नमेंट क्योंकि यूके गवर्नमेंट कई 1 बिलियन पाउंड्स जो है वो अपने इस टीयर 4 या जिसको हम आम जुबान में स्टूडेंट कहेंगे, इससे वो कमाते हैं और इनकी इकोनॉमी चल रही है। अगर कोई भी एक यूनिवर्सिटी देखे, तहाशा यूनिवर्सिटीज जो है वो अभी नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी जो है वो नॉटिंघम से लंदन में आ रही है। अभी शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी शेफील्ड से लंदन में आ रही है। बेतहाशा दूसरी यूनिवर्सिटी, तकरीबन 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो चलिए, तो डिफरेंट सिटीज। आपका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, लेकिन उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। मैं तो पूजा से पूछते हैं, पूजा आप क्या इसको कैसे देख रही है इस न्यूज़ को? द वे आई सी इट कि इसमें गवर्नमेंट की जो स्टैंड है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि उन्होंने जिस तरह से एक माइग्रेशन और मोबिलिटी अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करके उन्होंने जो 18 to 24 ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम की थी, और जैसे अमानत जी ने कहा राइटफुली दैट कि इंडिया ओवरटुक रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन सेंडिंग स्टूडेंट्स टू यूके। लेकिन आई फील कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और भी अप्रोच हो रहा है दैट जितनी भी कुछ यूके यूनिवर्सिटीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ टाई अप कर रही है कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके सैटेलाइट कैंपसेस उस कंट्रीज में एस्टैब्लिश करें in order to get more of the student strength. And but again, I feel I agree with Amanji that this will not be possible. I don't see this happening कि जहाँ पे completely वो international students को इस तरह से numbers को reduce करेंगे और इतना harsh stand लेंगे. I do not see that happen. राइट। तो आपके ख्याल में अगर ये हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरसीज स्टूडेंट्स पे या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे? पूजा? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट ये है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस है जहाँ पे वो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन यूके जो एक अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन इतने सालों से रहा है फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया एंड द अदर साउथ एशियन एंड अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डेफिनेटली एक उसका जो गुडविल है, उसका जो एक ब्रांड है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट ये पॉसिबल नहीं होगा गिवन कि ब्रेक्सिट भी ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है, और दूसरा है कि इवन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अगर वो कर्टेल करते हैं देन यूनिवर्सिटीज को एक बहुत ज़्यादा फंडिंग डेफिसिट भी महसूस होगी। ठीक, चलिए मानस साहब से पूछते हैं। मानस साहब, आपको क्या लगता है कि जो इसका इम्पैक्ट है, स्पेशली आप मुझे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बेसिकली पहली बात तो ये है जी कि बेतहाशा पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में आते हैं और यूके में एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेते हैं, और क्वालिफिकेशन लेने के साथ साथ चूंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो यहाँ पर जो इन्होंने नई स्कीम पोस्ट स्टडी वर्क ग्रेजुएट रूट कहते हैं, अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 2 साल का वर्क परमिट है, और अगर पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज कंप्लीट करते हैं तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता है। जैसे एक जो वर्क परमिट टीयर 2 होता है उसके लिए तो आपको एक स्पॉन्सर चाहिए, आपने उसके लिए बहुत ज्यादा वो पे करने होते हैं टैक्सेस। जबकि कैमरे से आउट हो जाते हैं, एक जगह पे रहें प्लीज, आप सेंटर में रहें। अच्छा, जी जी, हाँ जी। जब आप टीयर 2 के लिए जाते हैं तो आपको
बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स का सामना करना पड़ता है, टैक्सेस का करना पड़ता है, जबकि जो पोस्ट स्टडी वर्क होता है एब्सोल्युटली आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, ये एक फ्री आपके पास होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो बेतहाशा स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, नाइजीरिया से, यूके में आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं और वो यहाँ पर अच्छे अंदाज में सेटल हो जाते हैं और यूके को एक अच्छा पैकेज यूके को भी मिल रहा है कि जो यूरोपियन लोग हैं उनकी बनिस्बत रेवेन्यू आ जाता जो है। हुँ, जो स्टूडेंट है वो रेवेन्यू भी देता है और जब वो काम करते हैं तो उससे भी यूके को फायदा होता है और जाहिर है कि ये ठीक। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अल्टीमेटली एक बेहतर चीज होती है कि जब उनके स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं रहते हैं तो वो एक अपना पार्ट प्ले करते हैं इंटरनेशनल वे से। ठीक, चलिए पूजा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। आप इसको कैसे कंपैरिज़न करेंगी हमारे बैक होम जो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ये तो एक डेवलप्ड कंट्री में हम रह रहे हैं ना, कि इनकी प्रायोरिटीज़ कितनी होती हैं, रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं? इसको ज़रा थोड़ा-सा हमें आप समझाइए। जी, ओवरऑल यूके एज़ यू राइटली मेंशन एक डेवलप्ड कंट्री है और उनकी प्रायोरिटीज़ अगर हम उनका टोटल स्पेंडिंग देखेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग फिस्कल ईयर 2023 में तो उन्होंने 20% स्पेंड किया है हेल्थ केयर पे। उसके बाद तकरीबन उनका स्पेंडिंग रहा है 17% पेंशन पे और उसके हुँ, बाद उनके जो बाकी स्पेंडिंग रहे हैं 13% वेलफेयर पे और फिर 10% उनका है एजुकेशन पे। वो एक काफ़ी बहुत बड़ा पब्लिक स्पेंडिंग है टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। अगर हम हुँ, स्पेंड करें तो अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि जहाँ पे इंडिया है, उसका पब्लिक स्पेंडिंग है 2020 का तकरीबन 4.5% ऑफ द जीडीपी। तो इट्स वो हुँ, 50% भी नहीं है कंपेयर्ड टू यूके। तो ये हुँ, क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूके बहुत कमिटेड है टुवर्ड्स एजुकेशन, be it primary, further education और higher education compared to हुँ, India, which has still अभी बहुत डेवलपमेंट्स और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है इंडिया में फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो उतने फंड्स मोबिलाइज कर सके हुँ, टुवर्ड्स एजुकेशन। बिल्कुल। हमारी तो वहाँ प्रायोरिटीज़ जो डिफेंस पे ज़्यादा होती है ना, कि उस पे ज़्यादा पैसे लग हाँ जाते हैं हमारे, ट्रू बैक होम में। ट्रू हाँ, यहाँ पे जी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमैनिटी पे होती हैं ज़्यादा, कि इंसान की डेवलपमेंट पे होती हैं। तो जी, जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नहीं, यू आर राइट। इसी की वजह से आई थिंक हम लैग करते हैं, वी आर बिहाइंड हुँ, एजुकेशन सेक्टर में और वर्ल्ड वाइड एजुकेशन जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है, हम हुँ। वो बेंचमार्क अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो यूके और यूएसए और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो अचीव कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा डिबेटेबल इश्यू है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी जो एजुकेशन होती है 14 ईयर्स की या 16 ईयर की, बैक होम में मुकम्मल करके वहाँ से पैसे लेके यहाँ आ जाते हैं। 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, पैसे बैक होम से लेते हैं, कुछ यहाँ से अर्न करते हैं और एंड में डिसाइड करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग बैक। तो वो जो सारा इंडिया का, पाकिस्तान का या किसी भी दूसरे डेवलपिंग कंट्री का सारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो फिर आप इसको क्या कैसे जस्टिफाई करती हैं? जी, बैक होम स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है जब वो देखते हैं कि यहाँ की हालात काफ़ी बेटर है बैक होम से एंड वो चाहते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उनका हुँ, एजुकेशन करने के बाद, जैसे अमानत जी ने कहा टियर 2 जी, जी। अपॉर्चुनिटीज़ उनको जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो बैक होम अवेलेबल नहीं है, जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का सपोर्ट उनके लिए, द वर्क अपॉर्चुनिटीज़, दैट इटसेल्फ एक मोटिवेशन बन जाता है इन लोगों के लिए, टू नॉट गो बैक टू देयर कंट्री। ये हुँ, इंडिया में भी काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे रह जाते हैं जी, जी। फॉर तो बेटर मानस साहब अपॉर्चुनिटी। आप कैसे देखते हैं?
बेसिकली जी ये गवर्नमेंट या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जब ये जी, जी। पॉलिसीज बनाती है तो उनकी पॉलिसी बनाने का मतलब भी यही होता है कि इनको मैन पावर चाहिए होती है। अब एक हुँ, स्टूडेंट हुँ। आता है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आता है वो 12,000 से 20,000 पाउंड, और जो अच्छी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज है जैसे कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यूसीएल, किंग्स, जी। इंपीरियल, हुँ। वहां पर इनकी फीस जो है 20 से 30,000 पाउंड होती है। एक तो ये फीस जी। स्टूडेंट पे कर रहा है, और दूसरा वो एक टैलेंटेड पर्सन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेतहाशा हमारे स्टूडेंट्स जो यूके के हैं, जो यूरोपियन हैं, दे कैन नॉट स्पीक इवन प्रॉपर इंग्लिश, दे कैन नॉट राइट प्रॉपर इंग्लिश। और जबकि हुँ, हमारे हुँ। यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका आइट्स में जो बैंड है वो 7.0 8.0 तक आम होता है। तो इसका ये अच्छा। मतलब हुआ कि एक अच्छा टैलेंट पूल जो है वो यूके या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अट्रैक्ट करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि जब वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छी फैमिलीज मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात वो अपनी फैमिली डेवलप कर लेते हैं। तो यूके का जो लॉ सिस्टम है वो भी इस चीज की परमिशन देता है। और यूके की अपनी जो पॉलिसी है, या किसी भी यूके यूके गवर्नमेंट की तरह जो 4-5 दूसरे कंट्रीज हैं, उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि ये बंदा यहाँ से ना जाए। यहाँ पर ठीक। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हर एक ले डिपार्टमेंट जी। में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है, ये उस कंट्री जहाँ से वो स्टूडेंट आया उसके लिए ब्रेन ड्रेन नहीं हो जाएगा? कि उन्होंने जो उस पे सारी एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो तो यहीं रुक गया आके? यही तो एक पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि वहां से हुँ। जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ है पाकिस्तान में भी, और उसमें जी। पाकिस्तान से ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो जब उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए या थर्ड वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सबके लिए एक बहुत बड़ा लॉस, और इन हुँ। एडवांस कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जी, जी मिस एंड पूजा। आई थिंक टू ऐड टू दैट दूसरा ये भी है कि बिकॉज़ यूके और यूरोप एक एजिंग इकोनॉमी है। जैसे हुँ। अमानत जी ने कहा कि उनके लिए दे नीड स्किल्ड मैन पावर जो एजुकेटेड है, एंड बिकॉज़ इट्स एन एजिंग इकोनॉमी उनको वर्कफोर्स भी चाहिए। तो टू हुँ, हुँ। ये पूरे फैक्टर उनके लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बन जाता है फॉर कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए टू अट्रैक्ट मोर मैन पावर फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और वो इंटीग्रेट भी कर जाते हैं उनकी सोसाइटी हुँ। में। सोसाइटी में, जी हाँ। जी। अच्छा। जी, जी। अच्छा, जी आप क कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। कुछ और डू यू वांट टू ऐड समथिंग मोर ऑन दिस? I've अच्छा, mentioned. अच्छा, ओके। अच्छा, लेट्स फ्लिप द कॉइन एंड जस्ट इसको थोड़ा-सा और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि जो बैक होम है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, आप दोनों का ताल्लुक 2 कंट्री से है। ऐसी वहाँ पे पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई जाती कि वो इनसे कहें कि यूनिवर्सिटी वालों से कि आप ये अपना आउटसोर्स करें, अपने कैंपस वहाँ बनाएँ, हम आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, टीचर्स आप यहाँ से भेजें या हमारे टीचर्स को ट्रेन करके उस यूनिवर्सिटी में दें, ताकि ज़्यादा लोग पढ़ जाएँ और कुछ ज़्यादा लोग वहीं रुक जाएँ, फिर भी कोई आना चाहे तो चलो आ जाए। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, पूजा? Yes, it is possible. In fact, very recently, Indian government ने काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट किया है। ये एक प्लान है, एक प्रपोजल है जो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा, बट इट्स बिन हुँ, डिबेटेड और इट्स बिन ऑल्सो अग्रीड फंडामेंटली कि जितनी भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, यूके की भी 2-3 लीडिंग है, वो अपने सैटेलाइट हुँ, कैंपसेस इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगी इन ऑर्डर टू हुँ, एजुकेट स्टूडेंट्स, और टेलर हुँ, मेड कोर्सेज उनके लिए अवेलेबल होंगे। सो ये एक ऑलरेडी स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। हुँ, एंड आई बिलीव ये जो आपने अर्लियर टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे वो ब्रेन ड्रेन का, वो इस जी, प्रॉब्लम जी, को काफ़ी हद तक उसको एड्रेस करेगा, बिकॉज़ जो भी ठीक, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो इंडिया में पढ़ेंगे, वो एजुकेशन भी लेंगे विथ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़,
और फिर जो उनकी वर्कफ़ोर्स में वो जहाँ पे जाएँगे वो भी इंडिया में होगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इंडियन इकोनॉमी की तरफ होगा। तो ये एक ऑलरेडी स्टेप इंडिया ले रहा है, एंड आई बिलीव इन द कमिंग ईयर और परहैप्स बाय नेक्स्ट ईयर हम इसको और डेवलपमेंट सॉलिड प्लान पे देखेंगे इसको कमिंग इनटू फ्रूशन। यानी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने कल्टीवेट किया सारा कुछ, उसका फ्रूट भी वहीं आना चाहिए। जी, इसके बावजूद जी। कुछ लोग वहाँ से जाना चाहते हैं, तो वो फिर चले जाएँ, कोई इसलिए वो अपने मेरिट पे चले जाएँ, उससे बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो उधर भी अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप होती रहेंगी, लोगों के लिए होंगी। हमारा साहब, डू यू थिंक कि पाकिस्तान भी कभी ऐसे सोच सकता है या उसके लिए पॉसिबल है कि वहाँ पे भी मुश्किल होगी ये बातें? ये आपकी प्रपोजल जो है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। अगर हम देखें तो दुबई में यूके की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, साइप्रस में जा रही हैं, माल्टा में जा रही हैं, और वर्ल्ड में ये एक्सपेंड कर रही हैं। दुबई ने पूरा एक नॉलेज बेस बनाया हुआ है, एक एकेडमिक सिटी बनाया हुआ है। इंडिया ने 27 बिलियन पाउंड्स का एक ट्रेड ये कर रही है यूके के साथ, और उनकी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम किया है जिसके मुताबिक यूके और इंडिया के साथ जो ये एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, उसमें होगा क्या कि उनकी क्वालिफिकेशन ये एक्सेप्ट करेंगे और इनकी क्वालिफिकेशंस वो एक्सेप्ट करेंगे। और अभी रिसेंटली 3000 स्टूडेंट्स जो हैं, जी 3000 स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल, यहाँ पर यूके में एक यूथ मोबिलिटी स्कीम होती है जिसके तहत इंडिया से 3000 स्टूडेंट्स ईच ईयर आएंगे और वो यहाँ पर 2 साल रहेंगे, जो कि एक बहुत जबरदस्त उनकी अचीवमेंट है यूथ मोबिलिटी के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ अब मैंने भी एक पिटीशन जो है वो दायर की है, और यूके पार्लियामेंट से वो पिटीशन जो है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाए कि वो यूके में आके यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत रह सके। लेकिन अब ये है कि मैं तो एक बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि ना पाकिस्तान हाई कमीशन उसमें हेल्प कर रहा है, ना यूके गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, और मैं अकेला उसमें काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ बल्कि एक दो जो कोलीग्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। वेयर एज ये मुझे आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से ये अपने जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पिटीशन पे जाएं, वहां पर साइन करें, और अगर ये डिबेटेबल बन जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज है। हम खुश हैं कि इंडिया को एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इंडिया को एक बड़े लेवल पे यूके देख रही है। ये खुशी की बात है। हम इसको एनकरेज करते हैं और इसको बिल्कुल हम सराहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं है कि हम सिर्फ सराह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह हो जाए ताकि पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन है वो इससे फायदा उठा सके। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये एक बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसने कभी इस जैसे जो आपने स्टेटमेंट दी है, इस तरह का कभी आज तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। कोई ऐसी बात कभी मुझे नजर नहीं आई कि वहां से कोई ऐसा काम हो जिससे हम यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में यूके यूनिवर्सिटीज को ले जा सके। अच्छा, लेट्स नॉट प्ले द पॉलिटिक्स। हम एक जनरल बात, जी पूजा आपसे हम शुरू करेंगे, जनरल बात करते हैं कि जो एक ह्यूमन है, सारे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो आप पूजा समझती हैं कि हमें कोई इस तरह का यहाँ पे एक जॉइंट मूव करना चाहिए जिसमें इंडिया के लोग भी शामिल हो जाएं, पाकिस्तान के भी हों, कि भाई यही फैसिलिटी जो आप इंडिया को दे रहे हैं पाकिस्तान को भी दें। डू यू एग्री विद दिस जी, या आपका कुछ और इसमें?
Ji, absolutely, Adnan ji. I completely support Amanat ji's petition for students from Pakistan, and ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, एंड इस पे इसका एडवांटेज डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टूडेंट्स को है, लेकिन इसका एक फ्यूचर इम्पैक्ट है स्ट्रेटेजिकली, जिसमें 100% as an Indian and other fellow Indians should definitely support this initiative. Because we all belong to the same South Asian region. We are all culturally otherwise same. And other than that, students deserve the best, be it from any country, and definitely from Pakistan, they should get the best opportunity, which is why I think even Indians should endorse this petition. अच्छा, एक कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम डेवलप हो रहा था कि टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि यहाँ से अमेरिका से दूसरी जहाँ पे अच्छी एजुकेशन समझी जाती है, वहाँ से एक टीचर जाए, वो एक टीचर्स की क्लास बनाए, उनको टीचर बताए कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। तो वो प्रोग्राम मेरा ख्याल है कुछ देर के बाद वो शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, आप ज़्यादा मुझे उस पर बता सकेंगे, उसका क्या हुआ फिर? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ये जो इस टाइप के इनिशिएटिव्स है जो हुए हैं, वो लार्जली एज यू राइटली मैंशनड फॉर वेरियस रीजंस, बी इट पॉलिटिकल और अदरवाइज, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलते, बट दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी between the two countries, and I think beyond that we should look at it with a very positive way, and isko hame restart karna chahiye, the teacher exchange, and also ensure कि हम जो भी knowledge sharing initiatives develop कर सकते हैं between the two countries, we should kickstart those initiatives ताकि दोनों मुल्क benefit कर सके, and it's for the wider students and the education community. ठीक, चलिए ये बड़ी आपने दानिशमंदाना बातें की आप दोनों ने। एक ज़रा हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थोड़ा-सा इसको भी टच कर लें। ये फ़रमाइए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं, उनको क्या मुश्किलात होती हैं बैक होम में? उनको किस तरह उनके साथ मिसहैंडल उनको किया जाता है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उनके एडमिशन होते नहीं हैं। मानस साहब आप बताइए पहले, फिर हम पूजा से पूछते हैं। जी, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है। दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज टॉक। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर वो यूके में या कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन जो है बहुत ही सिंपल सा मैटर होता है। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंटेशन सीधी करके आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें, वीजा फाइल करें। इसकी कोई फीस नहीं होती। जब आप डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, आप समझते हैं कि मेरे पास कई दफा ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि मैंने 1000, 2000, 3000, 5000 पाउंड दे दिया है एडमिशन के लिए। तो खुदारा आप खुद कोशिश करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाएं। ये एक जदीद दौर है, आप अपना एडमिशन सिक्योर करें, अपना वीजा फाइल करें। इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, और ब्रिटिश काउंसिल ट्रेंड एजेंट्स होते हैं, उनको आप सबसे पहले वहां से ट्रैक डाउन कर सकते हैं। फिर उनको कॉल करके उनसे अगर आपने कुछ हेल्प लेनी है, कोई 50 पाउंड 100 पाउंड देकर आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें। दूसरी बात जो आजकल यूके में एक चल रही है, वो है टीयर 2 वर्क परमिट। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टीयर 2 ले रहे हैं, और उसकी जो प्राइस है वो 10,000 से 20,000 पाउंड चल रही है। उसमें भी आप अवॉइड करें। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, अगर वो आपको जेन्युइन वर्क परमिट नहीं देती, आप प्रॉपर अगर इंटरव्यू और पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे, तो वो कंपनी कल को बंद हो जाएगी और आपको उसके बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा वर्क परमिट ना लें जो कि आपको पता ही नहीं है कि कंपनी कहां पर है, और आप उसके लिए 10 से 15, 20,000 पाउंड और अपने घर, अपनी जमीनें बेचकर आप समझते हैं कि आपका कोई फायदा हो जाएगा। ये कोई फायदा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉलो द स्मूथ प्रोसेस। एडमिशन आपने लेना है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप डायरेक्ट
यूनिवर्सिटी को भेजें, आपने ट्यूशन फीस हम्म, देनी है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करें। रोजाना कॉल आती है कि मैंने किसी बंदे को फीस दी और उसने वो फीस जो है वो सबमिट नहीं की। तो आपके हम्म, पास डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्टली फीस जमा करवाएं और किसी फर्दे वाहिद को फीस ना दे। इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि कोई बंदा आपके बिहाफ पर फीस जमा करवा रहा है और बाद में आप डिफरेंट किस्म की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि मेरी फीस जो है वो जाया होगी और वो बंदा वापस नहीं कर रहा। तो कल भी मुझे अच्छा, एक इंडियन स्टूडेंट की कॉल आई है और एक पाकिस्तानी कल एक स्टूडेंट की कॉल आई है कि मैंने यूके में फीस किसी को दी है जमा करवाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर शुरू में अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन आप अपने आते ही यूनिवर्सिटी से अपना एक लेटर लें, अपना अकाउंट खोलें, अपने अकाउंट के थ्रू यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फीस जमा करवाएं। किसी फर्द वाहिद के साथ इन मामलात में डील नहीं करना चाहिए। और ये इस तरह बिल्कुल के ठीक। काफी मसाइल आते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए बेहतरीन यही होता है कि आप ट्रेन ब्रिटिश काउंसिल ट्रेन एजेंट्स जो हैं जिनका ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे नाम आता है उनके साथ डील करें और जब रिकमेंडेड कभी जो है आप उनसे। जी जी, और ठीक, डायरेक्ट फीस यूनिवर्सिटीज को जमा करवाएं ठीक, और जी, टीयर टू जिस उनसे भी जरा बचें। मिस पूजा से उनको भी शरीके गुफ्तगू कर लें ज़रा। जी, मिस पूजा आप बताइए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, और जैसे माना साहब ने बड़ा अच्छा इलैबोरेट किया, आप भी कुछ एक्सप्लेन कीजिए इस पे। जी, इट्स द सेम सिचुएशन इंडिया में भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मिसलेड हो जाते हैं एजेंट्स के हुँ, थ्रू का एंड हालांकि यूके का प्रोसेस है वो इतना सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हुँ, हुँ, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन और वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, जैसे अमानत जी ने गाइड किया कि वो पेमेंट कर सकते हैं, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी और उनसे वो राब्ता रख के उनको सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट भी मिल सकती है। बट क्योंकि फॉर सर्टन थिंग्स जो होती है, जैसे उनको लगता है दैट दे आर इग्नोरेंट और उनको शायद एक बेहतर तरीका मिल जाता है टू गो थ्रू एजेंट्स, हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये आई वुड यूज द वर्ड प्लेग इफ आई कैन, बिकॉज ये एक प्लेग है इन द एजुकेशन सिस्टम which needs to be addressed and removed because it is not working for the benefit of students. हुँ, इसीलिए हमारे जैसे जो एजुकेशनिस्ट है वो ये प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ अपने कम्युनिकेशन रखे एंड फॉलो द सिस्टम थ्रू, रैदर देन कोई ऐसे एजेंट्स के थ्रू जाए जो उनको मिसलीड करे और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत बहुत सारे पैसे उनके ज़ाया भी हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो ऑप्शन होती है कि आपका एडमिशन हो गया, फीस जमा हो गई, अब कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल हो गए हैं कि आप नहीं आ सकते, तो आपकी फीस जो है वो फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कन्वर्ट हो जाएगी या रिफंड मिल जाएगा आपको? पूजा? जी, it depends on university to university, but yes, it is possible to differ. And universities are quite understanding अगर आपके ऐसे exceptional circumstances है, उनसे लिख के, उनसे बात करके आपको next intake पे deferral भी मिल जाता है and they are quite cooperative and accommodating in such situations. रिफंड भी हो जाती है कब के वो कहता है कि जी मैं नहीं आ ही नहीं सकूंगा अब कभी भी, तो फिर दे जी, रिफंड द उस फी? केस में ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की फ़ी, जी, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होके उनको फ़ीस रिफंड हो जाती है। उन्हीं के ठीक, स्टूडेंट के अकाउंट में ही वो पैसे आ जाते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। जिस अकाउंट से आए होते हैं उसी में वापस वो चले जाते हैं, बिल्कुल। चलिए, ये क्लियर हो गया कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। ये नहीं कि कोई एजेंट के चूंकि आप नहीं गए, हमने तो एडमिशन करवा दिया था लिहाजा आपकी फीस गई, ऐसा नहीं होता, क्यों जी? यू बोथ एग्री जी। ऑन दिस? यस यस, उसमें ये होता है जी कि बहुत ज्यादा जी, 99% यूनिवर्सिटी विदाउट डिडक्शन ऑफ सिंगल पेनी आपको वो रिफंड कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज की 200 to 300 एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो आपको रिफंड कर देते हैं। अगर आपने फीस जो है वो एजेंट के जरिए जमा करवाई हुई है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डायरेक्टली फीस यूनिवर्सिटी को खुद ट्रांसफर करें, और क्योंकि ठीक, बाद में उसी अकाउंट में ट्रांसफर होनी होती है तो आप इस जिससे आई चीज से भी होती है। बचें कि वो एजेंट के अकाउंट में दोबारा चली जाती है, जो कि बिल्कुल कोई हम्म, ब्रिटिश काउंसिल और
यूके भी आए, यूके बॉर्डर एजेंसी, कोई भी आपको ये एनकरेज नहीं करता कि आप किसी और के अकाउंट से फीस जमा करवाएं। और उसके पीछे ठीक। यही रीजन होती है, ताकि जब आपको ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस अगर आप प्रोसीड नहीं कर सकते या नहीं आ सकते, इवन अगर आपका वीजा लग गया है, तो आप जी, जी। उनको दे। और दूसरे बहुत ज्यादा जो कॉल्स आ रही हैं उसके लिए मैं एक जवाब दे दूं कि जब कभी कोई स्टूडेंट जो है वो वापस जाना चाहता है, कहीं डेथ हो गई है, इनसरमाउंटेबल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, तो उस जी, पे जी। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये होती है कि आप उनको अपनी एयर टिकट दिखाएं और बताएं कि ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से मुझे कंट्री को छोड़ना पड़ रहा है। और एज सुन एज यू राइट। लैंड इन योर कंट्री, आप अपना उनको बता दें कि मैं आई हैव कम बैक टू यूके फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, वेयर एवर, पाकिस्तान जो तो भी वो है, जी, जी। रिफंड कर देते हैं। तो लेकिन ये याद रखें कि जब आप यहाँ पे अपना वीजा टीयर 4 से स्टूडेंट वीजे से यू कैन स्विच इनटू एनी अदर कैटेगरी, और जब आप किसी दूसरी कैटेगरी में स्विच करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज आपके लिए प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जाहिर है कि आप वापस तो जा नहीं रहे, आपने यहाँ पर 3, 4, 5 महीने पढ़ा और नाउ यू वांट योर फी रिफंडेड, वो मुश्किल होता है। अगर आप अपने कंट्री वापस चले जाते हैं तो वहां पर आपको आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाती है। ठीक। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि आप अपना जो इमिग्रेशन स्टेटस चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे आके, एज ए स्टूडेंट आप वहीं अगर के वहीं आपने रहेंगे। चेंज कर लिया है, लेट्स सपोज आप आए, आपने यूनिवर्सिटी को फीस जमा करवाई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इन द मीन टाइम ठीक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि विदाउट इंटीमेटिंग टू द यूनिवर्सिटी, वो या शादी कर ली या उन्होंने टीयर 2 पे चेंज कर लिया, तो वहां पर उनकी फीस जो है वो रिफंड होना मुश्किल। नहीं, अगर वो चेंज करके साथ पढ़ना भी चाह रहे हैं तो फिर तो रिफंड वो की जरूरत पढ़ते नहीं है। रिफंड की नहीं, रिफंड उनका की जरूरत राइट। क्यों है कि वो कहते हैं हम नहीं पढ़ना चाह रहे, तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर लिया। जी जी, उस राइट। सिचुएशन में मुश्किल। इसमें मुश्किल है। क्यों पूजा, आप भी ऐसी समझती हैं? ऐसे ही है? जी, एब्सोल्युटली एग्री विद अमानत जी, ही इज राइट। अच्छा। नहीं, तो इसमें अगर एक बंदे ने आके यहाँ पे शादी कर ली है, वो कहता है जी अब मेरा स्टेटस ही चेंज हो गया है, तो मेरी फी जो है वो अब इस स्टेटस के ऊपर ले लें, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे ना रखें, तो उसमें क्या कहते हैं वो? उसमें बेसिकली उसके लिए लॉ ये है कि अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ईयू पासपोर्ट है, इंडेफिनिट लीव नहीं टू नहीं, ब्रिटिश रिमेन है, पासपोर्ट नहीं। नहीं, देखिए, बंदा आया इंडिया पाकिस्तान से, उसने पढ़ना शुरू किया है, 1, 2 माह 3 माह बाद उसको एक ब्रिटिश नेशनल मिल गया जिससे उसने शादी कर ली। अब वो यूनिवर्सिटी के पास जाता है कि जी देखें मेरा अब स्टेटस जो चेंज हो गया है, वी आर मैरिड, मुझे जो होम ऑफिस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी मैरिज जो वो ठीक है, तो अब जो चूंकि आपके लोकल स्टूडेंट की फीस लेट्स से 10,000 है, मैं तो दे के आया हूँ 20,000, तो मुझे जो बाकी रिफंड कर दें, कैन दे डू दैट? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टिल इंटरनेशनल स्टूडेंट है जब तक उसके पास आईएलआर नहीं आता, क्योंकि लोकल और होम स्टूडेंट्स की फीस यूनिवर्सिटीज की होती है 9,250 पाउंड्स और कॉलेजेस की होती राइट। है 6,165 पाउंड्स। तो उसके लिए राइट। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास जब तक ब्रिटिश पासपोर्ट, ईयू पासपोर्ट, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, रिफ्यूजी स्टेटस, यूक्रेनियन सिस्टम में आप नहीं आते, आप होम फीस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, इवन इफ यू आर लिविंग इन दिस कंट्री 10 years or 20 years। तो उसके लिए वो डिफरेंट लॉ है। यूं ही आप उस कैटेगरी में जाते हैं तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो देन यू कैन क्लेम होम और ईयू स्टूडेंट, अदरवाइज यू रिमेन इंटरनेशनल। पूजा, योर टेक ऑन दिस वन, अमानत साहब ने जो एक्सप्लेन किया, यू इफ अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया है, उसके बाद उनका स्टेटस चेंज होता है, देन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्लेम द रिफंड फॉर दैट ट्यूशन फी ऑन द ग्राउंड्स दैट आपका स्टेटस चेंज हो गया है या आपने शादी कर ली है. So that again would depend on case to case, but as a blanket, I believe it would be very challenging and extremely difficult, if not possible, to get that refund. बिकॉज आप ऑलरेडी एक सेमेस्टर उनके साथ पढ़ चुके हो, फिर आपने स्टेटस चेंज किया है.
ठीक है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ज़रा अवेयरनेस मिल जाए कि क्या-क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं होता। कुछ किसी की कोई कोई ये चीज़ें कुछ देख के, सुन के अगर उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है तो व्हाई नॉट? अच्छा, अब हम इसको ज़रा एक दूसरी तरफ लेके जाते हैं प्रोग्राम को कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या करना क्या चाहिए? पहले पूजा आप बता दीजिए, फिर अमानत साहब से करते हैं। um, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ के खुद के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं टू उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि दे फील कंफर्टेबल एंड वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. हाउएवर आई थिंक द गवर्नमेंट कैन डू अ लिटिल बिट मोर, एंड आई मीन द यूके गवर्नमेंट. उनको सपोर्ट, आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या उनको फर्स्ट के लिए NHS या they want to get healthcare service. It's quite a bureaucratic system, and I think ये जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो सारे स्टूडेंट को भी ट्रीट देम एज इफ दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जैसे वो आम लोगों के साथ बात करते हैं. फॉर फर्स्ट के लिए इफ आई एम resident citizen here. Unfortunately, I've seen a lot of students not getting the right responses from be it the council, be it the accommodation provider, be it the NHS. And I think its mauzu pe government, especially the UK government, should educate the government departments so that they can understand what the requirement of an international student is, ताकि वो बेटर इंटीग्रेट कर सके. दे आर मेड टू फील कंफर्टेबल एंड वेलकम इन द कंट्री, जो बहुत जगह पे नहीं होता. एंड उनको एक स्टूडेंट्स को एक इस तरह का माहौल लगता है जैसे एज इफ दे आर टारगेटेड और एज इफ दे आर आउटकास्ट. और दूसरे मुल्क है जो बहुत अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए. they are extremely welcoming राइट। and open to the students. First के लिए Australia है, it's always been an attractive study destination, and even Canada as well. So I think the UK government needs to take this up and ensure कि उनकी जो policy making है वहाँ पे वो different departments को भी international students के point of view से educate करे. ठीक। जी अमानत साहब, आप बताइए, आपका तो फर्स्ट हैंड आपके पास नॉलेज होगा कि यहाँ पे जी, जो आके क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहले जब स्टूडेंट्स यूके में आते हैं तो उनको कल्चर शॉक होता है. वो डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट कंट्री से आ रहे होते हैं. जैसे जो पाकिस्तान, इंडिया में एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो समझते हैं कि यूके में जाके उसी तरह का सिस्टम होगा. तो ये एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक होता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं. जब वो आते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे जो दूर दराज के जो रिलेटिव्स हैं हमें वो तो लॉन्ग टाइम के लिए अकोमोडेट कर सकेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कॉल करता है कि आज खास तौर पर जो खवातीन होती हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब उनकी कॉल रात को आती है कि सर मैं इस वक्त स्ट्रीट में हूं और मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है. तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब वो अपना वीजा लेते हैं तो वीजा के बाद हर सेमेस्टर में ब्रिटिश कौंसल जहां भी हैं, अगर आप न्यू दिल्ली में हैं, लाहौर में हैं, अगर आप अफगानिस्तान में हैं, अगर आप नेपाल में हैं, तो ब्रिटिश कौंसल एक प्री डिपार्चर ब्रीफिंग देती है जिसका एक बेहतरीन हिस्सा जो है वो आप ब्रिटिश कौंसल में ऑनलाइन या इन पर्सन जाके वो लेते हैं. फिर यूनिवर्सिटीज की एक डिपार्चर ब्रीफिंग होती है, वो आपको लेनी चाहिए. और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो लोग हैं वो तरह तरह से आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. मॉडर्न स्लेवरी जो है उसी का एक शाखसाना है कि जिसमें जब एक बंदा आता है और कुछ लोगों के पास वर्क राइट्स जो है सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के पास तो होती 20 आवर्स पर वीक होता है, और ड्यूरिंग वेकेशंस वर्क फुल टाइम. तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको मिसयूज करते हैं और इस तरह भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना होता है. और फिर जो कुछ स्टूडेंट्स खास तौर पर जो खवातीन हैं वो भी बहुत ज्यादा मिसयूज होती हैं. इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं. तो स्टूडेंट्स को चाहिए
कि जब वो यूके में आते हैं तो इस कल्चर शॉक से बचने के लिए उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो ट्यूशन फीस है वो उन्होंने खुद पे करनी है, और वो पहले साल के लिए इतने पैसे अर्न नहीं कर सकते कि वो अपने आप को अकोमोडेट कर सके। तो आने से पहले अपना जो बजट है उसको मेंटेन करना चाहिए। लंदन के लिए उनको तकरीबन 12,000 पाउंड्स अ ईयर और आउटसाइड तकरीबन उनको 10,000 पाउंड्स अ ईयर चाहिए होते हैं, ताकि वो अपना पहला साल जो है अच्छे तरीके से गुजार सके। इंडिया पाकिस्तान ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केट है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर प्रोग्राम यूके में सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, फिर आप अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पाते हैं और आप बेहतर अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जहन में रखना चाहिए कि आप यूके में आ रहे हैं और यहाँ पर ये उनका एक बिजनेस है, एक कारोबार है। आप यहाँ पर कितनी को उनसे कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि जब आप इस सिस्टम में आ जाते हैं, रहते हैं, तो बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं और फिर डिफरेंट आप जो वेज है अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेटलमेंट के, वो ठीक है, एक अच्छा वक्त आ जाता है। वरना हमने लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करते भी देखा है। तो आने से पहले आप अपने एजेंट, अपनी यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश काउंसिल, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उनके भी वहां पर अदारे होते हैं, उनके साथ आप राब्ता रखें और आपकी पहले आपकी बुकिंग होनी चाहिए। यहाँ पर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, उनकी मेंबरशिप ले लें ताकि इस फॉर्म में आप 1 रात, 2 रात, 3 रात अपनी गुजार सके और फिर आप अपने आप को सेटल कर सकें। चल, बिल्कुल सही कहा आपने कि वेल प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए और स्पेशली जो आपका बजट है उसको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। मिस पूजा, आप फरमाइए कि बीइंग ए वुमन, आप क्या समझती हैं बीइंग ए गर्ल कि किस किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल फेस हियर, और उससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जी, आई थिंक सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जब इंडिया में स्टूडेंट्स अपनी सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं बिफोर डिपार्टिंग फॉर यूके, अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे अमाना जी ने कहा, स्टूडेंट्स काफ़ी इश्यूज फेस करते हैं बिकॉज उनको ये बताया नहीं जाता कि अकोमोडेशन की कॉस्ट क्या होती है, उनको कितना एंटिसिपेट करना है, रेंटल कॉस्ट है, डिपॉजिट कॉस्ट है। और ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो, हमें पता है कि यहाँ पे सबलेटिंग इज रैम्पेंट हियर इन यूके, और जो स्टूडेंट्स होते हैं they are usually not prepared for a lot of issues that face when they come here. And as a woman, I think it's very important कि एक तो as he rightfully said कि वो back home अपना homework कर ले to find out whatever information they can. But coming back in to UK, जब वो आ जाते हैं, they have a lot of associations जहाँ पे वो reach out कर सकते हैं. Women can reach out to those charities and those organizations for help, लेकिन उन्हें ये education या इसके बारे में नहीं पता होता, so which is why वो बहुत ज़्यादा struggle करती है. And apart from that, जब healthcare issues की हम बात करें, they do face a lot of issues in trying to understand कि यहाँ का जो healthcare system है वो work कैसे करता है for an overseas student, especially जो students जिनकी vulnerable conditions already है. So I think इन सारी चीज़ों पे students को खुद अपना homework भी करना ज़रूरी है, लेकिन UK government को भी काफ़ी on a greater large scale ये इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन इन टाइम दे सके और ये एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच हो, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स काम करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो डू यू थिंक कि यहाँ पे जो स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, जैसे अमानत साहब ने बताया अपनी कन्वर्सेशन में, आप क्या फील करती हैं कि किस हद तक ये सही बात है? जी, आई एग्री विद अमाना जी टू ए लार्जर एक्सटेंट. ऑलरेडी मॉडर्न स्लेवरी के तहत काफ़ी सारे यूके और आई मीन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, और ये डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी होता है इन टर्म्स ऑफ द वेजेस एंड द
जॉब्स दैट दे टेंड टू डू जब वो उनके परमिटेड आवर्स पे काम कर सकते हैं. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है. इसको डिनाई नहीं कर सकते, एंड इट इज समथिंग जो डेफिनेटली यूके गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक स्टूडेंट्स इफ दे आर टू वर्क, उनको नहीं पता हाउ टू सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन. दे आर न्यू इन द कंट्री, सो it's again something, iska onus is with the UK government to ensure ki this kind of systematic root issues are taken care of. ठीक तो आपका मैसेज क्या होगा फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको क्या कौन से ऐसे जो है इकदाम करने चाहिए कि जिससे वो बच जाएं? जी, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलरली टू मेक श्योर कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ से बात करें, स्टूडेंट सपोर्ट टीम से बात करें जो उनको प्री डिपार्चर ब्रीफिंग्स देती है, टू आस्क देम कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, चैरिटीज़ है जो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल्स के लिए फ्री एडवाइस और सपोर्ट देती है. इन जनरल वो अपना एक अकोमोडेशन जो उन्होंने बुक किया है पूरा चेक करें. ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट से आप चेक कर सकते हैं इफ इट्स अ बोनाफाइड अकोमोडेशन, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास हो, एंड ऑल्सो टू चेक विद द यूनिवर्सिटी दैट दे आर नॉट फॉलोइंग प्रे टू एनी फ्रॉड और एनी मिसलीडिंग लैंडलॉर्ड्स और ऐसी कोई स्कीम्स जहाँ पे वो फाइनेंशियली रिप ऑफ हो जाए. और जब वो यहाँ पे आती है देन दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गेटिंग इनटू any kind of agents who promise them a lot of things which are not true. Quite large instances there. ठीक ठीक है. चलिए अब हमारे पास टाइम ज़्यादा तो नहीं बचा. मानव साहब हमें एक बड़ा ही अहम इसके ऊपर एक और बात करनी है कि जो हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं या जो आउट ऑफ वो होती हैं जिनकी एम्बेसीज होती हैं ऐसे थर्ड वर्ल्ड के कंट्री जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होते, उनका क्या रोल होता है स्टूडेंट्स के लिए जब यहाँ पे वो पढ़ने के लिए आते हैं? तो वो जो रोल है क्या वो प्ले करते हैं कि या नहीं करते? देखें जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक आपके एम्बेसीज होती हैं उनका तो असली मकसद ये होता है कि वो अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें और लुक आफ्टर कर सकें. जब कभी वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो तो उनको फायदा दे सकें कहीं. लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे दोनों ही जो हाई कमीशंस हैं वो इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं करते. और जब कभी स्टूडेंट्स जो हैं किसी वजह से उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि वो जाके उनके साथ कुछ अपना शेयर भी कर सके प्रॉपरली, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है. होना तो अगर आप देखें कि कोई जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके लोग जब कभी किसी दूसरे कंट्री में फंस जाते हैं तो उनकी वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, वेयर एज जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं कुछ ऐसा नहीं है. चाइना अपने स्टूडेंट्स को बड़ा लुक आफ्टर करता है यहाँ पे, मैंने देखा है. जी जी, वो बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करते हैं. उनके अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको वो पूरी तरह से लुक आफ्टर करते हैं. अगर कोई किसी तरह का भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो पूरी तरह उनके साथ काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर कोई सर्विसेज नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल ही कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. बदकिस्मती तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बेहतरीन तो यही है कि जैसे एक अगर हर इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी टू से, जहां पर भी इनके डिप्लोमेटिक अपनी एम्बेसीज हैं वहां पर इनका आर्मी के लोग तो मौजूद होते हैं और दूसरे तीसरे सारे एक सिलसिले चल रहे होते हैं. अगर हमारी एम्बेसीज में देखें तो बहुत ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. उसको नाम तो कल्चरल दिया जाता है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोग्राम्स कर सके, क्योंकि ये हमारे कंट्री का एक एसेट है, असासा है. अगर हम इनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, इन्होंने कल बड़े होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना होता है. तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए. साल में 3 इनटेक्स होते हैं यूके में, तो अगर 3 प्रोग्राम्स ही हाई कमीशन कर ले तो उनका एक अच्छा वाइटल रिलेशनशिप हो जाता है अपने कंट्री के साथ. और इस तरह ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर. ऐसा कुछ है. जी पूजा, योर टेक ऑन हाई कमीशन. जी,
इस बात पे ये है कि ये पहले डेफ़िनेटली हुआ करता था कि इंडियन हाई कमीशन इतना इन्वॉल्व नहीं होता था, बट ऑफ लेट वी हैव सीन कि उन्होंने अपनी इंडियन हाई कमीशन वेबसाइट पे स्टूडेंट्स के लिए एडवाइज़री डूज़ एंड डोंट्स पब्लिश किए हैं। जो भी स्टूडेंट यूके आते हैं उनके लिए एक स्पेशल एडवाइज़री पब्लिश की है। दूसरा है कि अक्टूबर 2022 में इंडियन हाई कमीशन ने वेलकम पार्टी होस्ट की थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके आए थे, और ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अब इंडियन हाई कमीशन इनिशिएट कर रहा है टू वेलकम द इंडियन स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूके फॉर स्टडीज। सो ये एक बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है फॉर एन इंडियन हाई कमीशन इन यूके टू एंगेज द इंडियन स्टूडेंट्स, और उनके लिए एक तरह से उन्होंने इवन फॉर डिस्ट्रेस्ड विमेन उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन भी की है जो नेशनल इंडियन कमीशन के थ्रू है, जहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। So there are a lot of initiatives जो Indian High Commission ले रही है. Of course, we still have miles to go, like any developed country, but I think we are getting there. ओके, सो ये तो एक माना साहब जो आपने तो पिक्चर पेंट की है उससे ये काफी डिफरेंट पिक्चर बता रही हैं पूजा कि वो उन्होंने तो कुछ काम किया है। ये बहुत recent developments है कि पहले तो जो अमानत जी कह रहे थे वैसा ही सिस्टम था, सेम लाइक पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज की, जहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं था, but of late there is a change, एक शिफ्ट आया है in the Indian High Commission's approach. ओके, वेल डन। वी लेफ्ट ओनली विद 2 मिनट्स। 1 मिनट अमाना साहब आप अपना एक जो मैसेज है या जो आप सजेशंस देना चाहते हैं आप दे दीजिए, फिर एंड में पूजा करेंगी जी। देखिए जी, मैं लास्ट 1 मिनट प्लीज, बी प्रिसाइज। तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में आना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ आज का मैसेज ये है कि ये जो खबर आ रही है कि यूके के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टॉप किया जा रहा है, डिफरेंट मैसेजेस भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक खबर है। यूके में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, वो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। तो स्टूडेंट्स को चाहिए परेशान ना हो और आप अपने सिस्टम को उसी तरह जारी रखें, अपना वीजा अप्लाई करें, यूके में आए और अपने सिस्टम को ऑन रखें। देयर इज नो सच पॉलिसी या लॉ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोई पाबंदी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क राइट्स उसी तरह है, पोस्ट स्टडी वर्क उसी तरह है, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना स्टूडेंट अप्लाई करें और यूके में आए और अपना फ्यूचर बनाएं। सो यू आर सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू पैनिक, जो भी है वो आप अच्छी तैयारी से आए और इसको एक अच्छे तरीके से करें। जी पूजा, फाइनली आपके कमेंट्स एंड देन वी हैव टू फिनिश। The same message to all the students, that please make sure कि educate yourself. आप UK यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके सिस्टम्स को ऑनलाइन जाके सारा कुछ अपने आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिसलेड बाय एजेंट्स, एंड इंश्योर कि आपका पर्पस है एजुकेशन है उस पर फोकस करें। यहाँ पे आके यू कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अ बेटर लाइफ with the education and the qualification you will get, and may the force be with you and may all your dreams come true, to all the education fraternity and the students. चलिए, पूजा दलाल साहबा आपका बहुत शुक्रिया, अमानत अंजन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव किस्म की आपने बातें की। इस पे तो जितने मर्जी हम प्रोग्राम कर सकते हैं।